टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णे सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सबको यहां देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कई दिनों से क्लास बंद थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, कोई नहीं, अब क्लास रेगुलर चलेगी और इस कारण से आज मैं आपके सामने यहां उपस्थित हुआ हूं। अच्छा, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अगर कोई और छात्र भी है जो इस बैच को, हालांकि आप सभी तो इसके लिए पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, परंतु आप इसको बाकी लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि एक ऐसा बैच होने वाला है जिसके अंदर हम सारे के सारे एग्जामों को कवर करने वाले हैं। जीएस आपका किसी भी पर्सपेक्टिव में नहीं छूटेगा। साथ ही आपको बहुत सारी चीजें इसमें और भी देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर मोस्ट चीज होंगी नोट्स। वो नोट्स आपको मिलेंगे जो वास्तविकता में आपके एग्जाम को निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो वो सभी चीजें इसके अंदर हम इंक्लूड करने वाले हैं। और जैसे मैं देख पा रहा हूं, अपूर्व सेन, अनिल कुमार, दीपक, शुभम, राजीव, अक्षित, दीपिका, बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा भाई आप सभी को यहां पर देखकर। स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिक जीके कौन पढ़ेगा भाई? स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स मैं लूंगा जब, और कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ पे विकास कर लेंगे, जिससे कि आपका मर्ज और कंपाइल्ड फॉर्मेशन में आपके लिए चीजें बहुत अच्छी की जा सके। 2 दिन से मैं पढ़ा इसलिए नहीं पाया था क्योंकि मैं घर पे गया हुआ था। घर पे कुछ समस्या चल रही थी, जिस कारण से मुझे वहां जाना पड़ा। समझिए आप, ठीक है? इस कारण से मुझे वहां पे जाना पड़ा था। सर कौन से डिफेंस एग्जाम? बेटा यूपीएससी, सीए, पीएफ तक इससे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो पवन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये एक कंप्लीट थ्योरी बैच है। ये एक कंप्लीट थ्योरी बैच आपको देखने को मिल रहा है। एसएससी एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतरीन ये आपको देखने को मिलने वाला है। कंप्लीट नोट्स और डाउट सेशंस इसके अंदर आपके कंडक्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो, अब लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था, हम स्टार्ट कर चुके थे क्या, अपना मेडावल हिस्ट्री हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। मेडावल हिस्ट्री, ठीक है, हमारी बात हो चुकी थी आपसे। तो मेडावल हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे और अर्ली मेडावल इंडिया इसके अंदर हम कवर कर चुके थे। ठीक है, इसके अंदर हम इस चीज को स्टार्ट कर चुके थे और जहां पे टॉपिक को छोड़ा था वहीं से आगे अब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है रणवीर, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, जिससे कि मैं इस चीज को एनालाइज करके आपके लिए प्रिपेयर करूं। लीजिए, इट्स कंप्लीटेड। तो अब मैंने क्या बताया, अब सबसे पहले आप इसमें देखेंगे हुआ क्या था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, मैं रिकॉल कर रहा हूं। ठीक है, रिकॉल कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ूंगा। जो बच्चा कह रहा है सर डेली क्लास लीजिए, मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर सबसे कम छुट्टियां अगर अभी तक किसी ने ली है पीछे 3 साल में, तो वो मैं ही हूं। ठीक है, दूसरा, अगर मैं कभी भी छुट्टी लेता हूं तो बहुत बड़ी ही बात रही होगी, इस कारण से ही मैंने क्लास ऑफ की हो। साधारण तौर पे मैं अपनी क्लास कभी ऑफ नहीं करता। ठीक है, इस बारे में पुराने जो एस्पिरेंट हैं, जो पढ़ चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ही जरूरी काम था, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। ठीक है, किसी की हेल्थ रिलेटेड इशू था हमारे परिवार में, जिस वजह से मैं गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, मैं जैसा आपको बताऊं कि ध्यान से अगर आप समझेंगे तो अभी आप चीजों को बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। ठीक है, चलो। बहुत आसान होता है ये कहना कि सर ये करिए या वो कर दीजिए, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म काम करता है ना, उसके समझने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, हमने शुरुआत की थी कि भाई हम आपको हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री के बाद मैं आपका इकोनॉमिक्स उठाऊंगा, देन आपका पॉलिटी उठाऊंगा। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके को साइड में ही हम पैरेलल स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, इतिहास की बात करूं, तो इतिहास में आपको पढ़ना होता है। इतिहास के अंदर मैंने कहा था कि 3 हिस्से होते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, यही बोला था, जी हाँ। तो हिस्ट्री के अंदर आपका एक टॉपिक आपको देखने को मिलता है, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, जिसको आप बोलते हैं मेडाइवल इंडिया, जिसको आप बोलते हैं मेडाइवल इंडिया।
मिडावल इंडिया जिसको आप बोलते हैं, तो मिडावल इंडिया को हम यहां पर स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है जी हाँ। ओके, बहुत ध्यानपूर्वक अब हम समझते हैं यहां पर मिडावल इंडिया के बारे में कि मिडावल इंडिया वो समय होता है जो 712 एडी से स्टार्ट होता है और 712 एडी से 1707 एडी तक चलता है, जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती है। क्लियर है जी हाँ। इसके पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि मिडावल इंडिया की स्टार्टिंग कैसे होती है, इसका प्रारंभ कैसे होता है। ये मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, ये सिर्फ एक रिवीजन है जिससे कि आपको पता लगता है क्या कुछ हम यहां पर पढ़ रहे थे, रिवीजन है। तो इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि मिडावल इंडिया की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, चलो इसकी शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत मिडावल इंडिया की स्टार्टिंग कहां से होती है, तो दरअसल मिडावल इंडिया की जो स्टार्टिंग आपको देखने को मिलती है ये कहां से देखने को मिलती है। तो मिडावल इंडिया की शुरुआत, तो मिडावल इंडिया की शुरुआत होती है तब जब भारत पर अरब व तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुए। अरब व तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए। कहने की बात क्या थे, जब हमारे यहां अरब एंड टर्किश अटैक हुए थे, अरब एंड टर्किश अटैक, टर्किश मुस्लिम अटैक। तो जैसे ये अटैक होते हैं उसके पश्चात ही यहां पर स्टार्टिंग होती है कि इसकी मिडावल इंडिया की स्टार्टिंग को कंसीडर कर दिया जाता है। टर्किश मुस्लिम अटैक, यहीं से इसकी स्टार्टिंग मान ली जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि भाई भारत पे अरब तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया था। कारण क्या था, कारण थे तीन थे। धन दौलत लूटना, मनी लूट, धन दौलत लूटना, धन दौलत यानी मनी, मनी लूट चाहते थे। इंपीरियलिज्म चाहते थे, साम्राज्यवाद चाहते थे। इंडिया में इंपीरियलिज्म यानी भारत के अंदर साम्राज्य का विस्तार चाहते थे। और तीसरा पॉइंट था इस्लाम का प्रचार करना। तीसरा था इस्लाम प्रचार, भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। इस्लाम प्रोपगेट, इस्लाम प्रोपगेशन वो भारत के अंदर चाहते थे। इस्लाम का प्रोपगेशन वो भारत के अंदर चाहते थे। ये चीजें थी जी सर। अब कहने की बात यह हुई कि मैंने बताया कि भाई ये चीज तो चलो आपको समझ में आती है कि धन दौलत हर कोई लूटना चाहता है, साम्राज्य का विस्तार हर कोई चाहता है, लेकिन बात यह है कि इस्लाम का प्रचार कोई क्यों चाहता है। तो इसी वजह से मैंने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको ओरिजिन ऑफ इस्लाम पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको ओरिजिन ऑफ इस्लाम पढ़ाया था। लास्ट क्लास में हमने इसी बारे में चर्चा की थी। ओरिजिन ऑफ इस्लाम यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में यही पढ़ा था। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उद्भव यही पढ़ा है ना। उद्भव, इस्लाम का उद्भव हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये वाली चीज। अब जब हम इस्लाम का उद्भव पढ़ रहे थे तो उसी के अंदर मैंने एक चीज देखी थी कि इस्लाम की जो स्टार्टिंग की जाती है वो प्रॉफिट मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद के द्वारा की जाती है। अब जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनकी डेथ होती है 632 में। उस समय इस्लाम जो है वो दो भागों में बट जाता है, जैसे मैंने बताया। इसकी शुरुआत होती है 610 एडी में। ठीक है, बाय प्रॉफिट मोहम्मद। मैंने यही आपको बताया कि इन्हीं को जिब्राइल नाम के अल्लाह के संदेशवाहक ने आकर, जिब्राइल नाम के अल्लाह के संदेशवाहक ने आकर इनको ज्ञान दिया था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद को। तो जो जो ऐसे ज्ञान था जो इनके द्वारा लोगों के बीच में प्रसारित किया गया, वही इस्लाम का ज्ञान कहलाया और उसको फॉलो करने वाले लोग मुस्लिम कहलाए। क्लियर है। इन्होंने पहले मक्का के अंदर प्रीचेस दी, यानी अपनी जो संवाद है वो मक्का में संवाद किए। उसके बाद ये मदीना चले गए, 622 एडी में मदीना गए थे और वही 632 एडी में इनकी डेथ हो गई। तो यही जैसे मैंने बताया शुरुआत 610 में हुई थी, लेकिन 632 एडी में इनकी डेथ हो गई। 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद जी की डेथ हो जाती है। एडी में प्रॉफिट मोहम्मद जी की क्या हो जाती है, डेथ। तो इनकी डेथ के बाद इस्लाम के दो भाग बन जाते हैं। इस्लाम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट।
इसी के बाद इस्लाम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इस्लामी सेपरेट इन टू पार्ट। सेपरेटेड इन टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। इस्लाम कितने हिस्सों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में, दो भागों में बढ़ जाता है। इस्लाम कितने हिस्सों में बढ़ जाता है? इस्लाम दो भागों में बढ़ जाता है। इसी के आगे की कहानी को हम आज की क्लास में करने वाले हैं। कैसे आखिरकार भारत के अंदर अरब अटैक हुआ, कैसे आखिरकार भारत के अंदर अरब अटैक हुआ, बहुत प्यार से पढ़ेंगे हर एक चीज को डिटेल और डिस्कशन के साथ। बताओ, तैयार हो आप? बताइए फटाफट से बताओ, क्या आप तैयार हैं? तगड़े तरीके से बताओ, ये क्या बात हुई? सर कल गांधी जी आए थे सपने में, मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा था। आए है अब गांधी जी ने मत छेड़ा। अपूर्वा मांझा भाई, नोटू आप कहें, अंकित थैंक यू भाई, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या हुआ ये तो मैंने रिवीजन आपको कराया। अब हम इसके आगे हम पढ़ रहे हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले। अब नोट करना, आपको यहां से शुरू करना है, ठीक है अनीश? अनीश, वर्षा, जितने बच्चे सुन रहे हैं, तगड़ा आगे बढ़े, ठीक है? तो अब आगे बढ़ना आप प्रारंभ कीजिए। इसके बाद क्या होता है, इसके पश्चात क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया 632 एडी में इनकी डेथ होती है, तो बनता है 632 एडी में ही बनता है खलीफा का पद। 632 एडी में क्या बनता है? पोस्ट ऑफ खलीफा, यानी खलीफा का पद। पोस्ट ऑफ खलीफा यानी खलीफा का पद, यानी कि खलीफा का पद, ठीक है? पोस्ट ऑफ खलीफा यानी खलीफा का पद यहां पर बन गया। यस सर। तो जैसे ही खलीफा का पद बनता है तो कहा जाता है खलीफा का पद कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और को खलीफा मानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और को खलीफा मानते हैं। दरअसल खलीफा के पद, कुछ ऐसे लोग हैं जो सुन्नी लोग हैं, सुन्नी, ये सुन्नी मुस्लिम हैं। इस्लाम की दो शाखाएं हैं, इस्लाम की दो शाखाएं हैं, इस्लाम की दो शाखा, दो शाखाएं हैं, टू ब्रांचेस, टू ब्रांचेस। तो एक तो हो जाता है सुन्नी और एक हो जाता है शिया, शिया, ठीक है? चलो, अब कहने की बात यह हुई कि सुन्नी वो होते हैं बेसिकली जो आपको देखने को मिलते हैं अबू बकर, जिनके हिसाब से अबू बकर पहला खलीफा है, जिनके हिसाब से अबू बकर पहला खलीफा है, फर्स्ट खलीफा है, उनको कहा जाता है सुन्नी। इसी के अंदर फिर आता है उमर, फिर आता है उस्मान, उस्मान, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं अबू, ये उमर, एंड दैट इज उस्मान। लेकिन शिया बेसिकली कौन होते हैं? शिया कौन होते हैं बेसिकली? तो शिया वो लोग हैं जो बेसिकली मानते हैं मोहम्मद अली को, जिनके हिसाब से मोहम्मद अली पहले खलीफा हैं, वो शिया हैं। कहने की बात यह हुई कि यहां जो मोहम्मद अली हैं ये सन इन लॉ हैं किसके? प्रॉफिट मोहम्मद के, सन इन लॉ है प्रॉफिट मोहम्मद के, प्रॉफिट मोहम्मद के, सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी दामाद हैं ये किसके? पैगंबर मोहम्मद के दामाद हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद के दामाद हैं ये, ठीक है? क्लियर? जी हाँ, बहुत बढ़िया। बिट्टू बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा उसको, बहुत ध्यान दो यहाँ पे। आप जो चाहते हो बिट्टू वो हो जाएगा, अगर आप ये कहोगे वो होना चाहिए वो हो जाएगा, जो आप कहोगे वो हो जाएगा, ठीक है? अब यहां ध्यान दे लो। तो यहां मोहम्मद अली आप देख लीजिए, मोहम्मद अली, ठीक है? तो जो चीज मैंने यहां पे आपको क्लियर की, मेरे ख्याल से आप इस चीज को थोड़ा दिमाग में याद रखेंगे, सुन्नी और शिया के बारे में याद रखा आपने दिमाग में, बहुत बढ़िया। अब मैं चीजों को बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अब यहां पे क्या होता है कि भाई ये जो लोग हैं ये संख्या में बहुत कम है,
शिया जो है वो लगभग आप मान के चलिए 20 से 25% ही शिया हैं। ज्यादातर जो लोग आपको देखने को मिलता है, ज्यादातर जो लोग आपको देखने को मिलता है, मोर देन 70%, 70% से अधिक जो लोग हैं वो कौन आपको देखने को मिलता है? सुन्नी। सुन्नी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ज्यादा है। तो इसी के अंतर्गत एक बार पूछा जाता है कि भाई इनका कार्य क्या था, खलीफाओं का क्या कार्य था, व्हाट वाज द वर्किंग ऑफ, ठीक है, खलीफा का क्या कर्तव्य था, खलीफा का क्या कार्य था। ठीक है, खलीफा का क्या कार्य था, वर्क ऑफ खलीफा। वर्क ऑफ खलीफा क्या था बताइए, वर्क ऑफ खलीफा क्या है? तो देखिए खलीफा का काम बहुत साफ है। खलीफा को क्या करना है? इस्लाम का प्रचार करना है पूरे विश्व में, जिससे कि इस्लाम एनहेंस हो पाए। तो खलीफा का काम ही क्या है? इस्लाम का प्रचार करना, प्रत्येक परिस्थिति में इस्लाम का प्रचार, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम प्रोपेगेशन, ये वर्किंग है, इस्लाम प्रोपेगेशन, दैट इज द वर्किंग। समझ में बात? यही इनका काम है। अच्छा, अब बड़ी बात ये होती है कि सर जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, तो ये कैसे इस्लाम का प्रचार कैसे करते थे? दरअसल ये अपने जो है मतलब कह सकते हैं आप अपने जो भी ऐसे लोग हैं जो इससे रिलेट करते हैं, एक एम्बेसडर के तौर पर, एक राजदूत के तौर पर उनको भेजा जाता था दूसरे दूसरे स्थानों पर। कहने की बात क्या है, जैसे सिम बेचने वाले होते हैं, जब सिम की बिक्री कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग गांव में सिम बेचने वालों को भेजते हैं, सो दैट कि वो सिम को बेच दें। कुछ इसी प्रकार से यहां पर आपको कंडीशन देखने को मिल रही थी। यहां पर खलीफा जो है एक तरीके से टेलीकॉम ऑपरेटर है, और ये अपने एडवाइजर्स को भेज रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में, सो दैट कि लोग इनसे जुड़ पाए। कुछ इसी तरीके से होगा जैसे कंपनी के सेल्समैन अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, सो दैट कि ज्यादा लोग उस कंपनी से जुड़ पाए। क्या आप बात को समझ पाए? जी हाँ। तो इनका कार्य ही ये था, लेकिन ये सबसे बड़ी गवर्निंग अथॉरिटी थी। यानी अगर हम बात करें इस्लाम में सबसे ऊंचा पद अगर कोई था तो वो था खलीफा। खलीफा ने अगर कह दिया कि ये ऐसे होगा तो वो ऐसे होगा, खलीफा ने अगर कह दिया ये ऐसे होगा तो वो ऐसे होगा। बात आई समझ में? तो यहां पर क्या किया जाता है, आपसे एक सवाल आता है, भारत में पहली बार इस्लामी राजदूत का जो आना है, इस्लामी राजदूत का जो आना है वो कब संभव हो पाया? तो आप ये लिख सकते हैं भारत में पहली बार उमर के समय में, जब उमर खलीफा हुआ करते थे, उस समय में भारत में पहली बार 636 एडी में इस्लाम का एक व्यक्ति जो है भारत में आता है। आप समझिएगा 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में, 636 एडी में, 636 एडी में उमर खलीफा थे। खलीफा उमर के आदेश से, खलीफा उमर के आदेश से भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए, भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए, भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए राजदूत आए, राजदूत आए, राजदूत आए। ठीक है, एम्बेसडर्स जिनका नाम था अरबाज। ठीक है, अरबाज आते हैं बट वो अनसक्सेसफुल तरीके से आते हैं, मतलब आ तो गए लेकिन वो कोई प्रचार नहीं कर पाए। इस चीज को आप लिखेंगे तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे? इन द 7th सेंचुरी, इन 7th सेंचुरी, इन 7th सेंचुरी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट एम्बेसडर केम टू इंडिया, एम्बेसडर केम टू इंडिया, इंडिया to propagate इस्लाम, to propagate इस्लाम। अब बड़ी बात आती है कहां पर आए थे, क्योंकि पुराने बैचेस में मैं ये तो पढ़ा चुका हूं ये आए थे, लेकिन अब बड़ी बात आती है कि ये कहां पर आए थे। नहीं, 636 एडी में आए थे, 32 नहीं है, 32 में तो खलीफा का पद बना है। ठीक है, 32 में खलीफा का पद बना है, मैं 36 की बात कर रहा हूं। और 4 साल तो लगेंगी ना, कहां बेचना है। तो अब मैं लास्ट क्लास में ये तो बता चुका हूं भाई पुराने बैचेस में कि भाई
ये जो है 636 AD में आया था। कहां आया था वो लिखिए। इसका आगमन होता है केरल में। कहां आता है भाई? केरल में आता है, केरल में। एक केरल में आता है, केरल में, केरल, ठीक है। केरल में बेसिकली आता है, केरला। इसके आने का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यहां पर इस्लाम का प्रचार हुआ? नहीं हो पाया। इस्लाम का प्रचार यहां बेसिकली हो ही नहीं पाया। ठीक है, चलिए। अब जैसा मैंने बताया, केरला के अंदर जैसे ही आते हैं तो यहां पर इस्लाम का प्रचार नहीं हो पाता। इस्लाम का प्रचार तो नहीं हुआ, इस्लाम प्रोपगेशन, इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार वो तो नहीं हुआ भाई। इस्लाम का प्रचार तो मेरे लाल यहां पर नहीं हुआ। लेकिन यहां कुछ और होता है। क्या? एक मस्जिद का निर्माण होता है। भारत में पहली मस्जिद बनती है, पर उसमें नमाज अदा नहीं की जाती। पहली मस्जिद बनी, भारत की पहली मस्जिद, पहली मस्जिद बनी, पर उसमें नमाज अदा नहीं होती। पहली मस्जिद बनती है, पहली मस्जिद बनी, ठीक है, ओके, याद रखना। बट इसी के अंदर भारत में पहली मस्जिद बनी, बट इसमें नमाज अदा नहीं होती, इसमें नमाज नहीं होती। इसमें नमाज नहीं होती। जैसे हमारे यहां आरती होती है ना, ऐसे ही नमाज होती है इस्लामिक कल्चर में। तो बेसिकली इसमें नमाज नहीं होती, नो नमाज। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के अंदर पहली जो मस्जिद है वो कहां बनी है? सर 7वीं सेंचुरी में भारत में बनी है, केरल में, अंदर केरल में। लेकिन यहां पर कोई भी मतलब कह सकते हैं आप, जो है नमाज नहीं होती। ठीक है, याद रखना। मॉस्क। अब बड़ी बात आती है, सर यहाँ राजा कौन था? तो राजा फेमस नहीं था, ठीक है। ये पता ही नहीं चल पाया कि किसने बनवाई थी। बस हमें ये पता लगता है कि साक्ष्य मिलते हैं कि भाई यहां मस्जिद थी और वो 7वीं शताब्दी में बनी हुई थी, यही पता लग पाता है। इसको नोट करिए और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से खलीफा जो लोग थे उन्होंने मतलब पूरे विश्व के अंदर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है। फटाफट नोट करिए और बताइए, सब बढ़िया? ठीक है। और खुल के खेल रहे हो? एक बच्चा पूछा क्या बिहार दरोगा के लिए पढ़ सकते हैं? बेटा आप बीपीएससी के लिए पढ़ लो। अंकित, बीपीएससी के लिए पढ़ लो आप। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं किसी एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं सारे एग्जामों को कवर कर रहा हूं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाए, ठीक है, याद रखना। बहुत अलग होगा ये जो बैच होता है। बैच में बिल्कुल शुरुआती कुछ चीजें आपको सेम लग सकती हैं, लेकिन जैसे ही हम दिल्ली सल्तनत में पहुंचेंगे सब कुछ अप एंड डाउन हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप सुनाइए कुछ। अरे क्या सुना दें आपको। खैर, अब हम देखते हैं क्या हुआ है। यहां पे क्या करते हैं जो खलीफा होते हैं, ठीक है, जो खलीफा होते हैं ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा काम करना शुरू करते हैं कि जिस जिस क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव बढ़ता है वहां पर यह एक राजा नियुक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया, यहां पर क्या होता है, खलीफा या फिर ऐसे लिखिए, ऐसे क्षेत्र जहां इस्लाम प्रभुत्व बढ़ता है, ऐसे क्षेत्र जहां इस्लाम प्रभुत्व बढ़ता है, इस्लाम प्रभुत्व बढ़ता है, वहां, ऐसा क्षेत्र जहां इस्लाम प्रभुत्व बढ़ता है वहां खलीफा राजा घोषित करना प्रारंभ करते हैं। वहां खलीफा राजा घोषित करना प्रारंभ कर देते हैं। राजा घोषित करना प्रारंभ करते हैं, करते हैं, ठीक है, करते हैं। ये क्या कह रहे हो सर आप? हमें समझ में नहीं आ रहा। दरअसल ये हो क्या रहा है, जो खलीफा है ना, खलीफा कर क्या रहा है? खलीफा ये करते हैं कि जैसे कोई एरिया है वहां इस्लामिक प्रभाव बढ़ गया तो वहां पे वो राजा घोषित कर देंगे, ठीक है, वहां राजा घोषित कर देंगे। क्यों? ताकि इस्लाम का प्रभाव वहां से कम ना हो जाए, स्टेबल बना रहे और वो और ज्यादा प्रमोट हो, इसलिए। ठीक है, तो इसमें आप लिखिएगा एरियाज
एरियाज विच हैव, एरियाज विच हैव, ठीक है, मोर इस्लामिक influence, Khalifa appoint king there, Khalifa appoints king there, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फारस नाम का एक स्थान है। अब मैं बात करता हूं 8th सेंचुरी की स्टार्टिंग की, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में। ये 7वीं शताब्दी के अंदर ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गई और 8वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 8th सेंचुरी स्टार्ट होती है, इन स्टार्ट ऑफ 8th सेंचुरी, प्रारंभ में, किसके प्रारंभ में, या 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कहने की बात यह हुई इन स्टार्ट ऑफ 8th सेंचुरी, इन स्टार्ट ऑफ 8th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी की शुरुआत में। जैसे ही 8वीं शताब्दी होती है भाई यहां पर शुरू, ठीक है। चलें, तो बस सीधी बात है जी, इन स्टार्ट ऑफ 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में फारस में एक राजा घोषित किए जाते हैं, फारस में राजा घोषित किए गए, फारस में राजा घोषित किए गए, फारस में राजा घोषित हुए। अ किंग डिक्लेयर्ड इन पर्शिया, अ किंग डिक्लेयर्ड इन पर्शिया, अ किंग डिक्लेयर्ड इन पर्शिया। पर्शिया के अंदर एक राजा घोषित होते हैं जिनका नाम क्या है भला, अल हजाज। यहां पे एक राजा डिक्लेयर किए जाते हैं, अल हजाज, अल हजाज, ठीक है। चलो, अल हजाज, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए, अल हजाज को, ठीक है। चलो, पूछा जाता है कि इसका वंश कौन सा था, उम्मैद वंश का था, ये वंश था इसका उमैद खिलाफत, ठीक है। इसका वंश था उमैद, उमैद वंश, उमैद डायनेस्टी इसकी थी, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जी हाँ, हाँ बहुत बढ़िया सर। अब नहीं होते ना खलीफा, नहीं अब नहीं होते खलीफा, खलीफा के पद को 1924 में खत्म कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अल हजरत पूछा जाता है कि इस समय खलीफा कौन था, दैट वाज अल वालिद। अल वालिद फर्स्ट जो था, इस समय खलीफा आपको देखने को मिलते हैं। इस समय खलीफा आपको कौन देखने को मिलता है, खलीफा 8th सेंचुरी के अंदर आपको खलीफा कौन देखने को मिलता है, इन द 8th सेंचुरी खलीफा आपको कौन देखने को मिलता है, खलीफा आपको कौन देखने को मिलता है, दैट इज अल वालिद, अल वालिद,
तो अल वालिद फर्स्ट आपको देखने को मिलते हैं। अल वालिद फर्स्ट, तो अल वालिद फर्स्ट के द्वारा ही फारस में एक राजा घोषित किया जाता है। कहने की बात तो यह थी कि अल वालिद के द्वारा ही फारस में एक राजा घोषित होता है अल हज्जाज, जिसका वंश उमैयद। ठीक है, चलो अब जैसे मेजरली बच्चे कह रहे सर नक्शा लगाकर बताइए, हाँ बनाते हैं, टेंशन मतलब अभी नक्शा भी बनाता हूं फिर बताता हूं, प्लीज समझिए। लेकिन अल वालिद ने अल हज्जाज को जैसे अपॉइंट किया है, तो अल हज्जाज को एक कार्य सौंपा है कि भाई तुझे एक ही काम करना है बस। क्या काम करना है वो समझिए। देखो ये मैं समझता हूं, जो अल वालिद जो है, अल वालिद इनका कहना क्या है, इनके कुछ उद्देश्य है, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। इनके नहीं, हर एक खलीफा के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। हर एक खलीफा के कुछ ऑब्जेक्टिव थे कि हमें भारत पर आक्रमण करना है। ये भारत पर कब्जा करना चाहते थे, भारत पर आक्रमण करना चाहते थे। इनका उद्देश्य था भारत पर कब्जा करना, भारत पर कब्जा करना। भारत पर कब्जा करना, कहने की बात है कि टू कैप्चर इंडिया, टू कैप्चर इंडिया, या फिर इंक्रीज इन्फ्लुएंस या इस्लाम इन्फ्लुएंस इन इंडिया, इन्फ्लुएंस इन इंडिया, इस्लाम का प्रचार करना, भारत में इस्लाम प्रचार, भारत में इस्लाम प्रचार। भारत में इस्लाम प्रचार करना, प्रचार करना, कहने की बात है ये। ठीक है, चले अल वालिद आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सीधे तौर पर बिना किसी परेशानी के आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही होगी। ठीक है, चलो ये 6वें नंबर का खलीफा है जो आपको यहां देखने को मिलता है, दैट इज अल वालिद फर्स्ट। इनका काम था। तो ये जिम्मेदारी किसको दी जाती है, ये जो जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी दी जाती है अल हज्जाज पे। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसके पास थी, अल हज्जाज के पास ही सारी की सारी जिम्मेदारी थी। अब मैं मैप लगाकर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये अल वालिद फर्स्ट है। ठीक है, चलो अब मैं आपको थोड़ा मैप लगाने के बाद प्रयास करता हूं इसके बारे में बताने का। ठीक है, चलो एक सेकंड रुकिए जरा। यार इस तरीके से तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, रुको जरा। अब देखो तुम भाई को हल्के में मत ले करो, तुम देखो मेड, मेड ऑफ, मेडाइवल फर्स्ट, मेड ऑफ देखते हैं अगर इसी में हुआ तो। देखो तो नहीं, ये तो गलत है भाई, ये तो पुरानी पीडीएफ है। रुको 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 रुको, अभी आपको मिलेगी। ये रे ये रे, देखो अब मैं बताता हूं क्या मैटर यहां पर हुआ है और कौन सा मैप की हम बात कर रहे हैं। तो ये वो मैप है। ठीक है, तो यहां पर कहने की बात यह है कि ये वो एरिया है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ये जो एरिया है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये जो है बेसिकली ये आपका जो एरिया है वो आपको देखने को मिलता है सिंध क्षेत्र, और ये आपको देखने को मिल रहा खिलाफत एरिया, जो खलीफाओं का पूरा कब्जा था। तो खलीफाओं का पूरा कब्जा यहां पर था गिलान घाटी के आसपास। ये पूरा जो है ये पूरा का पूरा एरिया यहां पर था। सुलेमान था खलीफा? नहीं, सुलेमान नहीं था खलीफा। सुलेमान खलीफा बनाए
715 में। ठीक है, अब यहां पे ये जो खलीफा है, ये इसको बोलते हैं खलीफा का क्षेत्र, खलीफा क्षेत्र। ठीक है, अच्छा यहीं पे आपको देखने को मिलता है कि हाँ भाई अटैक जो है, अटैक किस प्रकार से किया जाएगा पहले वो समझो। सबसे पहली बात यह है कि आप इन पूरे के पूरे मेथड्स को समझेंगे। मैं क्या करता हूं, सीधा आपको कनेक्टिविटी यहीं से जो है प्रदान कराता हूं, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष यहां समझते हैं। अब समझिए, तो यहां पे जैसे मैंने बताया कि आपको भाई यहां पे, तो अब मैं बताता हूं अल हजाज जो था वो कहां पे रूलर था, कहां का रूलरशिप उसके पास थी। तो अल हजाज के पास यहां की रूलरशिप थी। तो मैं कहना चाहता हूं यहां पर अल हजाज जो था, यहां पर अल हजाज फारस का राजा था। अल हजाज फारस का राजा था, फारस का राजा, फारस का राजा था, फारस का राजा था। यानी कहने की बात है किंग ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ पर्शिया अल हजाज, है ना। अब इसको किंग बनाया किसने था, अल वालिद ने बनाया था, अल वालिद ने इसको किंग बनाया था। ठीक है सर, यहां पे इसका एरिया है। अच्छा कहने की बात यह थी कि इसका जो व्यापार चला करता था, इसका व्यापार इस प्रकार से चला करता था, किससे, श्रीलंका से। यहां जो आपको श्रीलंका देखने को मिल रहा है, ये जो श्रीलंका है, यहां इसका ट्रेड चला करता था, ये ट्रेड पॉइंट था श्रीलंका। तो जो श्रीलंका आपको देखने को मिलता है ना, श्रीलंका, श्रीलंका ट्रेड पॉइंट था। तो कहने की बात यह है खलीफा का क्या चलता था, ट्रेड पॉइंट चला करता था इसका। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका व्यापार चला करता था, इसका व्यापार, इसका जो ट्रेड था, ट्रेड। कहने की बात यह है कि जी इसका जो ट्रेड है, इसका जो व्यापार है वो श्रीलंका के साथ है। किसके साथ, श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ। ठीक है, श्रीलंका के साथ इसका जो है ट्रेड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके जो जहाज हैं वो रेड डॉट पे यहां से मतलब इस तरीके से वो ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये उनका रूट है बेसिकली आने जाने का, क्योंकि वो ट्रेड कर पाए। ठीक है जी हाँ, तो दे हैव अ ट्रेड रिलेशन, इनका व्यापार चला करता है किसके, श्रीलंका के साथ। लेकिन भाई इनके मंसूबे हैं, इनके मंसूबे क्या है। ठीक है, अल हजाज हमेशा से भारत पर कब्जा करना चाहता, हमेशा से भारत लूटना चाहता था, हमेशा से भारत लूटना चाहता था, लूटना चाहता था। क्यों लूटना चाहता था, हर कोई भारत को क्यों लूटना चाहता है, क्योंकि भारत एक पूर्णतः साधन संपन्न देश है। कहने की बात यह हुई कि जो भारत आपको देखने को मिलता है, ठीक है, भारत जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, चलो वो है क्या, भारत, भारत है सोने की चिड़िया। इसलिए he always wanted to loot India, he always wanted to loot India, लूट इंडिया। अब बात यह होती है भाई, लगभग 8वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है, वर्ष क्लियर नहीं होते, डिफाइंड नहीं होते वर्ष, लेकिन 8वीं शताब्दी की शुरुआती तौर पर बात है 710 एडी के आसपास, लगभग 710 एडी में, लगभग 710 एडी में, लगभग 710 एडी में इसका जो जहाज है वो श्रीलंका से व्यापार करके वापस आ रहा था और उसको लूट लिया जाता है यहां पर देबल पोर्ट पे। ये डेबल पोर्ट का मैंने यहां पर लोकेशन बनाया, यह है डेबल पोर्ट, या डेबल पोर्ट पर उसको लूट लिया गया। ठीक है, लूट लिया गया। ठीक है, लगभग 710 एडी में। ठीक है, फारस का जहाज, फारस का जहाज देबल बंदरगाह पर लूट गया, देबल पोर्ट पर लूटा गया, देबल बंदरगाह पर लूटा गया जहाज, देबल बंदरगाह पर लूटा गया, देबल बंदरगाह पर लूटा गया, लूटा। तो कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि अप्रोक्स 710 एडी में, लगभग 710 एडी में, ठीक है, पर्शियन शिप लूटेड एट डेबल पोर्ट, डेबल पोर्ट, पर्शियन शिप लूटेड एट डेबल पोर्ट, डेबल बंदरगाह पर, देबल बंदरगाह पे क्या लूटा जाता है भाई, देबल बंदरगाह पर लूटा जाता है आपका एक पर्शियन जहाज।
देबल बंदरगाह पर एक पर्शियन जहाज जो है लूट लिया जाता है, डेबल पोर्ट। अब डेबल पोर्ट जो था वो सिंध का हिस्सा था। यह भारत या सिंध का हिस्सा था, यह भारत या सिंध का हिस्सा था, यह भारत या सिंध यानी भारत का हिस्सा था, हिस्सा था। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सिंध है पूरा। सिंध पे इस समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, दाहिर। और राजा दाहिर जिनका सन ऑफ क्या था, मतलब किसके पुत्र थे वो, चच के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, चच के पुत्र थे। यहां मैंने बताया, यहां सिंध, सिंध पर उस समय किसका कब्जा था, यहां राजा कौन थे उस समय, यहां राजा कौन थे, यहां राजा, यहां राजा आपको देखने को मिलते दाहिर। यहां दाहिर नाम के राजा हैं, दाहिर। ठीक है, दाहिर नाम के राजा हैं, यहां दाहिर नाम के राजा हैं, किंग है दाहिर। दाहिर ब्राह्मण वंश से हैं, ही इज फ्रॉम ब्राह्मण डायनेस्टी। ठीक है, चलो, ब्राह्मण डायनेस्टी, ब्राह्मण वंश से हैं, ब्राह्मण डायनेस्टी, ब्राह्मण डायनेस्टी से हैं ये। कहां से भाई, ये ब्राह्मण डायनेस्टी से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब होता यह है कि भाई जब जहाज लूटा तो यहां पर अलहजाज कहता है कि भाई हमें चाहिए रुपए, हमें मतलब नहीं है, हमारा जहाज लूटा है, हमें चाहिए पैसे। तो इस पर दाहिर कहता है कि देख भाई, तेरा जहाज हमारे लोगों ने लूटा नहीं, और पहले तू है कौन पैसे मांगने वाला, बनाऊं तुझे मंत्री। तो कहने की बात यह है कि भाई यहां पर अलहजाज कंपनसेशन के लिए एक लेटर भेजता है दाहिर के पास। दाहिर ना सिर्फ उस लेटर को फाड़ देता है, बल्कि वहां पर इसकी जो इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। किसकी इज्जत की, अलहजाज की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं दरबार में, जिससे कि अलहजाज बहुत ज्यादा मतलब ये सोच लेता है कि यार मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है। तो अब यहां अलहजाज सोचेगा कि इसको चाहिए अवेंज, यानी बदला चाहिए, बदला। ठीक है, बदले के बारे में सोच लिया जाता है। तो मैं बता दूं कि किस तरीके से नोट कैसे करना है आपको। नोट करना है कि अलहजाज ने दाहिर से मुआवजा मांगा, अलहजाज ने दाहिर से मुआवजा मांगा, दाहिर से मुआवजा मांगा, मुआवजा मांगा। अलहजाज ने दाहिर से मुआवजा मांगा, यानी अलहजाज ठीक है, आस्क्ड कंपनसेशन, कंपनसेशन। अलहजाज आस्क्ड कंपनसेशन, इसने मांगा मुआवजा। दाहिर ने मुआवजे के लिए मना कर दिया, दाहिर से नो टू मुआवजा। ठीक है, चलिए, अब यहां पर दाहिर ने क्या किया, दाहिर ने उसको बेइज्जत कर दिया। तो लिख लीजिएगा, दाहिर ने, दाहिर डिनाइड, दाहिर डिनाइड, दाहिर ने मना कर दिया, कर दिया, दाहिर ने कर दिया मना। तो इसको लिखेंगे दाहिर डिनाइड। अब इससे आगे की कहानी जो होगी वो बहुत खतरनाक होगी, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए। अरे भाई टाइम लगता है उसमें, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए। ये तो 711 में नहीं बच्चे, ये 710 में हुआ था। जो मैं बता रहा हूं आप स्पष्ट तौर पे समझो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब इसके बाद बदला लेने के लिए जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी जाती है। यहां पर शुरुआती तौर पर यहां पर कुछ हमले किए जाते हैं। अब मतलब क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि भाई यहां आपको देखने को मिलता है फारस, यहां आपको देखने को मिलता है फारस, जी हां। और यहां फारस से अटैक होगा कहां पर? यहां पर। ये क्या है? ये है सिंध। आप देख पा रहे हैं इंडिया के एक कोने पे है एकदम, ये सिंध है। ठीक है, चलिए। तो फटाफट इसको ध्यान से समझिए और लिखिए। तो समझिए, भारत में 708, 710 में भी असफल मुस्लिम आक्रमण हो चुके हैं। असफल मुस्लिम आक्रमण पहले हो चुके थे, में भी असफल मुस्लिम आक्रमण हो चुके थे, असफल मुस्लिम आक्रमण हो चुके थे, आक्रमण हो चुके थे। ठीक है, चलिए। तो ये अनसक्सेसफुल मुस्लिम अटैक्स हैं, अनसक्सेसफुल मुस्लिम अटैक्स। हम लेकिन अनसक्सेसफुल मुस्लिम अटैक्स नहीं पढ़ते, वो 708 और 710 में हुए हैं। हम पढ़ते हैं सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक। हम क्या पढ़ते हैं? सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक। ठीक है, चलिए। हम पढ़ते हैं सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक, मुस्लिम अटैक जो किसके द्वारा किया गया? अरब्स के द्वारा किया गया, अरब्स द्वारा। जो ऐसे लोग हैं जो फारस में रह रहे हैं वो अरबी बेसिकली थे, अरबी बेसिकली यहां पर हैं वो। तो यहां फारस में रहने वाले जो लोग हैं वो अरबी बेसिकली खुद को कह रहे हैं कि हम अरब हैं, क्योंकि अरब की खाड़ी के आसपास रहते हैं। ठीक है, अरब की खाड़ी के आसपास रहते हैं, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण आप समझिए, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। कब होता है भाई पहला सफल मुस्लिम आक्रमण? तो 711 एडी से उसकी स्टार्टिंग होती है। कब? 711 एडी से शुरुआत होती है, 711 एडी से शुरुआत। दरअसल शुरुआती हमले विफल हो गए थे, जिस कारण से अल हजाज ने अपने सबसे काबिल सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को यहां पर अटैक के लिए भेजा था। शुरुआत, और ये किसके द्वारा की जाती भाई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, बिन कासिम द्वारा, कासिम द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम है कौन? अल हजाज का गुलाम भी है और उसका दामाद भी। ये अल हजाज का गुलाम प्लस दामाद। ये अल हजाज का गुलाम भी है प्लस दामाद। ठीक है, तो यहीं पर किया जाता है अटैक इसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करता है हमले की? हमले की शुरुआत ही वो करता है देवल बंदरगाह से। तो 711 एडी में वो देवल बंदरगाह को दबोच लेता है। तो यहां पे सीधा लिखेंगे। अच्छा, पहले जमाने में क्या होता था, ये जो खिलाफत डायनेस्टी है ये क्या करती थी कि अगर ये अपने गुलामों से कोई ऐसा अविश्वसनीय काम कराना चाहे कि जो कोई और कर ही ना पाए, प्लस वे अपने गुलामों को कोई विशेष दर्जा देना चाहे, तो इनाम के तौर पर अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया करते थे। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको खिलाफत डायनेस्टी में आगे देखने को मिलेंगे, जहां पे गुलाम दामाद भी हुआ करते थे। यानी कहने की बात यह थी, जो गुलाम है और लगता है कि इसने कोई अविश्वसनीय काम करके दिखा दिया, तो ऐसी परिस्थिति में अपनी पुत्री का विवाह इनाम के तौर पर उनसे कर देते थे। ये चीज आपको यहां भी देखने को मिली, आगे चल के जो आपको देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के केस में भी, इल्तुतमिश के केस में भी, ऐसे बहुत जगह ये जो चीज है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने बताया 711 एडी में शुरुआत हुई मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और 711 एडी में ये क्या करता है? 711 एडी में सबसे पहले करता है सीज ऑफ डेबल पोर्ट। सीज ऑफ डेबल पोर्ट, ये डेबल पोर्ट पर कब्जा कर लेता है। डेबल पोर्ट पे कब्जा,
देबल पोर्ट पर कब्जा, देबल बंदरगाह पर कब्जा, देबल बंदरगाह पर कब्जा, और उसके बाद होता है पूरे भारत का सबसे बड़ा हमला। क्योंकि जैसे देबल बंदरगाह पर हमला हुआ, दाहिर एक स्ट्रैटेजी के तहत वहां से निकलकर अरोड़ चला गया। कहने की बात क्या है कि भाई हमला होता है यहां पर, ये देबल बंदरगाह है, देबल बंदरगाह पर हमला हुआ जो सिंध में है, तो यहां से वो चला जाता है रौर, अरौर यहां पर चला जाता है, ठीक है, जिसको रावर बोलते हैं, रावर, या इसी को अरौर भी बोला जाता है। तो यह अरौर के अंदर चला जाता है कौन? दाहिर। क्यों जाता है? स्ट्रैटेजी के तहत। हमला कहां हुआ था? हमला हुआ था यहां पर। इस पूरे एरिया को इंपैक्टेड कर दिया जाता है किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम उस एरिया को मतलब कैप्चर करता है, तो दाहिर कहां भाग जाता है? रावर में। फिर रावर अटैक आपको यहां देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने यहां समझाया, सीज ऑफ देबल पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद सबसे विशेष हमला जो 712 एडी में हुआ था, जिसको कहा जाता है अरौर का युद्ध या रावर का युद्ध। रावर युद्ध आप कहेंगे इसको, या फिर इसको बोलेंगे अरौर बैटल। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। फटाफट बता दीजिए कैसा नाम। दांगे पवन कह रहे हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बता दो। दांगे कल बताता हूं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी पक्का। अब आपकी क्लास मंडे में होगी क्योंकि कल तो संडे है, तो मंडे में आपकी क्लास ऑन टाइम और क्लासी तरीके से हो जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और बताइए कि चीजें क्लियर हैं या नहीं फटाफट से। अब मैं बस प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि 10 बज चुके हैं। 10 बजे प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होती है, जो कि हमारे दूसरे बैच सुपर 5000 में स्टार्ट होती है। उसके लिए भी बढ़िया तरीके से, तगड़े तरीके से तैयार रहिए। बताइए, बताइए समझ में आगे बात। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई अगर पूछे कि पढ़े कहां से हो, तो आपको ये बात बताने पे गर्व होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।